नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले की वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित 35 प्रश्न आपके सामने रखे थे और आपसे ये अपेक्षा की थी कि आप अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही देंगे। तो आपने यकीनन उन प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रश्नों की आंसर की उपलब्ध करवा रहा हूँ, उत्तर सहित प्रश्नों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों तक भी शेयर जरूर करें। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 था। देखिए, ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक व्याकरण के हैं। और पहला प्रश्न ये था कि किसी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने का तरीका सिखाने वाले शास्त्र को कहते हैं, खाली जगह में आपको भरना है, उसे कहते हैं व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है? तो व्याकरण किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने का तरीका बताता है और ऐसा एक शास्त्र है, उसको अपन कहते हैं व्याकरण। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 था कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो होती है संस्कृत की भाष धातु से। यानी भाषा शब्द में एक तरीके से देखें मूल शब्द क्या है? तो भाष। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मनुष्य को विचार विनिमय हेतु, विनिमय का अर्थ है विचारों के आदान प्रदान हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो खाली जगह में उत्तर भरा जाएगा भाषा। यानी मनुष्य है वो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भाषा के मुख्य रूप से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो खाली जगह में आपको लिखना है 2। मतलब एक होती है भाषा लिखित और एक होती है भाषा मौखिक। अब इसका तीसरा रूप भी सामने आता है सांकेतिक। लेकिन अपनी जो पाठ्य पुस्तक है या हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है, जो अपना पाठ्यक्रम है, वह इस रूप को 2 में ही मानता है, तो हमें 2 ही मानने हैं। प्रश्न नंबर 5 था कि प्रांतीय और उप प्रांतीय आधार पर विभाजित भाषा को क्या कहते हैं? प्रांतों के आधार पर, उप प्रांतों के आधार पर विभाजित जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? तो खाली जगह में अपने को लिखना है उपभाषा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 कि भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? किस रूप में? लिखित रूप में। तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। लेकिन यदि हम भाषा की सबसे छोटी इकाई और अलिखित रूप में बात करें या मौखिक रूप में बात करें तो वह होती है ध्वनि। यानी ध्वनि है वो वर्ण से भी छोटी है, लेकिन ध्वनि है वो मौखिक होती है और वर्ण है वो लिखित है। तो लिखित रूप में सबसे छोटी वर्ण है और मौखिक रूप में या संपूर्ण रूप से देखें हिंदी भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी तो वो है ध्वनि। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करें हम, तो सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे अपन कहते हैं शब्द। वर्णों का सार्थक मेल है उसे बनेगा शब्द, लेकिन सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे अपन कहते हैं वाक्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण के प्रमुख अंगों की संख्या होती है। तो व्याकरण के प्रमुख अंगों की संख्या होती है 4। उसमें हम वर्ण विचार की बात करते हैं, उसमें अपने शब्द विचार की बात करते हैं, उसमें अपने वाक्य विचार की बात करते हैं, उसमें अपने पद विचार की बात करते हैं। तो ये एक तरीके से हम देखें 4 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिखित ध्वनि संकेतों और चिन्हों को, किसी भाषा के वर्णों का जो लिखित ध्वनि संकेत है यानी ध्वनि है उनको संकेतों में बांधना, उनको चिन्हों में बांधना क्या कहलाता है? तो वह होती है लिपि। प्रश्न नंबर 10वां, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त और किस भाषा की लिपि है वो देवनागरी है? तो हम कह सकते हैं संस्कृत की है, जो अपने मराठी है या और कोई क्षेत्रीय बोलियां उनकी भी लिपि देवनागरी हो सकती है। लेकिन नेपाली भाषा है इसकी भी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये अपने को ध्यान रखना है, हिंदी के अलावा नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अब प्रश्न नंबर 12वां था, भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है बोली, और बोली है वो एक सीमित दायरे में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 13, किसी भाषा को
स्थिर बनाने के लिए, मानक बनाने के लिए, उससे शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमेशा वहां पर आवश्यकता होती है लिपि की। प्रश्न नंबर 14 था, शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद प्रश्न नंबर 15वां था कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको अभिधा कहते हैं। इसको आप मुख्या भी कह सकते हैं। देखिए, अभिधा यानी मुख्य अर्थ को प्रतिपादित करती है, ये वाच्यार्थ को प्रतिपादित करती है, यानी इसका जो शब्दकोशीय अर्थ होता है उसी को ये प्रकट करती है, तो वह होती है अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16वां, राजस्थान जाग उठा वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे राजस्थान जाग उठा, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा, और लक्षणा में भी रूढ़ी लक्षणा। ठीक है। इसके बाद इसका उत्तर देखें तो लक्षणा दे रखा है, यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ी या परंपरा को आधार मानकर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? यानी रूढ़ी के आधार पर अर्थ लिया जाता है या कोई परंपरा से, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है उसके आधार पर, तो उसे अपने कहते हैं रूढ़ा लक्षणा। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए, मेरा घर गंगा में है, उक्त वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो लक्षणा का ही भेद है, प्रयोजनवती लक्षणा। और यह किसी प्रयोजन के कारण, किसी हेतु के कारण, मेरा घर गंगा में है, घर गंगा में नहीं हो सकता, लेकिन उसका हेतु क्या है? कहने का आशय है कि उसका घर गंगा के किनारे है, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है। अब प्रश्न नंबर 19, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, शब्द में कौन सी, वाक्य में या पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे है व्यंजना। न तो इसका शब्दकोशीय अर्थ निकल रहा है, न इसका लक्षक अर्थ निकलता है, न तो वाच्यार्थ से न लक्ष्यार्थ से, इसका अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ से। व्यंग्य है, और व्यंग्य से शब्द शक्ति व्यंजना है, क्योंकि यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ निकालना अपने को, तो एक तरीके से देखें तो ये आरती व्यंजना, मतलब शाब्दी व्यंजना है। कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि शब्द के आधार पर यहाँ पे हम पानी की जगह यदि नीर रख दें तो नीर का अर्थ पानी के संदर्भ में नीर हो जाएगा, लेकिन वह मोती के संदर्भ में और मनुष्य के संबंध में नीर नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, और चून यानी चूने के संदर्भ में, आटे के संदर्भ में पानी है। तो यह है शाब्दी व्यंजना। और एक दूसरी व्यंजना और होती है, वो होती है आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना के दो भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ देने वाली शब्द शक्ति, वाच्यार्थ से दे रही है तो आप मान लें कि वह अभिधा है, लक्ष्यार्थ से दे रही है आप माने लक्षणा है, और इनसे अलग देने वाली है उसको कहते हैं व्यंजना। प्रश्न नंबर 21, अलंकार से संबंधित, जब उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान। यह है कि यह है, अपने कहते हैं ना मुख है कि कमल है, तो यह भ्रम की स्थिति है, तो वहां पे होता है भ्रांतिमान। प्रश्न नंबर 22, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वाचक शब्द सरिस यानी समान, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, तो के समान, उपमेय की उपमान के साथ तुलना, तो वहां पे होता है उपमा अलंकार। वैसे प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आप यहाँ पे कह सकते हैं अनुप्रास भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 23, जहां बिना कारण के ही कार्य होना बताया जाता है, जहां बिना कारण के ही कार्य होना, कोई कारण नहीं है, पद बिना चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। मतलब जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है तो वहां पे होता है विभावना। प्रश्न नंबर 24, उपमा अलंकार में कुल कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार में कुल होते हैं 4 अंग। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म। वाचक शब्द और साधारण धर्म, कुल उपमा में अंग होते हैं 4। इसके बाद प्रश्न नंबर है 25, और प्रश्न नंबर 25 कहता है कि बार बार शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द बार बार आए लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे अपन कहते हैं कनक कनक ते सो गुनी, तो कनक कनक शब्द तो 2 बार आया लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है,
तो वहां पर होता है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 26, एक ही शब्द में अनेक अर्थ होना। जैसे हमने पीछे उदाहरण देखा, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहां पर पानी एक शब्द है, उसके अर्थ उसके अंदर कई है। सलिष्ट का अर्थ है चिपके होना। तो एक ही शब्द में अनेक अर्थों का सलिष्ट होना किस अलंकार की पहचान है? तो सलेस अलंकार की। प्रश्न नंबर 27, उपमेय में उपमान की संभावना, यानी संभावना मथो उत्प्रेक्षा। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अपन कहते हैं मुख मानो कमल है, तो मुख क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? कमल। लेकिन हम कह रहे हैं मानो, संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 28, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे देखें तो अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, पूरे वाक्य को देखें तो एक तरीके से मानवीकरण अलंकार है। लेकिन उषा नागरी पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। यानी एक तरीके से हम देखें कि उषा रूपी नायिका, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। वैसे पूरे पद को अपन देखें तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, और लेकिन यहाँ पर आसमान रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 29, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तय वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 30, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। यानी श्याम रंग, श्याम का अर्थ है काला रंग, काले रंग में डूबने के बाद भी उज्जवल होना। यानी वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां पर विरोध का आभास होता है तो वहां पे अलंकार होता है विरोधाभास। तो यहाँ पे श्याम रंग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भक्ति में जो डूबता है उसका मन त्यों त्यों उज्जवल होता है। तो यहाँ पे विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31वां था कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ पे एक तो है बेर और एक दूसरा शब्द भी है बेर। तो एक तो बेर का अर्थ है तीन बेर यानी तीन वक्त, और एक बेर का अर्थ है एक झाड़ी का फल। तो यहाँ पे बेर शब्द की आवर्ती हुई है और अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 32, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ एक तरीके से देखें तो घ वर्ण की आवृत्ति हुई है, ट वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो हर जगह होता ही है, लेकिन यहाँ पे काली घटा, घटा का अर्थ है बादलों का झमघट और घटा का अर्थ है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ और काली घटा मतलब काले बादलों का झमघट। तो यहाँ पर भी अलंकार है वो अपन कहें कि अलंकार यमक ही है। प्रश्न नंबर 33, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में अलंकार है। तो ज्ञान की आंधी मतलब ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ पे अलंकार माना जाएगा वो है रूपक। तो इसका उत्तर आप आगे के पेज में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रूपक अलंकार दे रखा है। और प्रश्न नंबर 35 है, उसी तपस्वी से लंबे थे सदृश तापस अन्य। यानी एक तपस्वी के समान अन्य तापस है, उसी के सदृश वो भी लंबे थे। तो सदृश यानी एक की दूसरे के साथ तुलना की है, तो यहाँ पे अलंकार है वो आपके हो जाएगा उपमा अलंकार। अब प्रश्न नंबर 35वां और अंतिम है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कहां किया जाता है? तो वहां अभेद आरोप होता है वो होता है रूपक अलंकार में। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 35वां और अंतिम प्रश्न इस प्रकार था। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके मूल्यांकन में ये बहुत उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मैं यकीन भी रखता हूं। और आपसे जाते जाते एक ही निवेदन करूंगा, एक ही अपेक्षा रखूंगा कि अधिक से अधिक आप अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षाओं की पढ़ाई तो मिलती है, साथ ही साथ कक्षा 12th पास करने के बाद जब भी आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो भी यह मंच, अपना यह परिवार आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।